चलिए जी, आप वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फाइनली आपकी वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई है। आइए आज डिस्कस कर रहे हैं हम चैप्टर कौन सा, डेप्रीसिएशन। कौन सा चैप्टर? तो सर डेप्रीसिएशन स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डेप्रीसिएशन क्या होता है, किस पे लगता है और इससे रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से हैं। ठीक है सर, सबसे पहले सुनो, डेप्रीसिएशन आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ी होगी इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन कहती है इट इज अ कांस्टेंट रिडक्शन। सार्थक क्या कहती है? इट इज अ कांस्टेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स ड्यू टू इट्स नॉर्मल वियर एंड टियर। सर इसका मतलब क्या हो गया, इसको तोड़ तोड़ के समझो। क्या बोला ना, डेप्रिसिएशन इज अ कांस्टेंट रिडक्शन। कांस्टेंट रिडक्शन का मतलब क्या होता है सर? जो लगातार रिड्यूस होती रहती है। कैसे होती रहती है? रिड्यूस, जिसकी वैल्यू लगातार कांस्टेंट रिडक्शन होती है, लगातार कम होती रहती है। ठीक है, उसके बाद इट इज अ कांस्टेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। यानी कौन से एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आती है? फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। अभी सर फिक्स का मतलब क्या हो गया? जो लॉन्ग टर्म के होते हैं, जिनका बेनिफिट मुझे 12 महीने से ऊपर मिलता है। फॉर एग्जांपल दिस स्क्रीन, एसी, ठीक है, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब क्या है? आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं। कैसे एसेट्स हैं? फिक्स्ड एसेट्स। सर फिक्स्ड एसेट्स होता है जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा मिलता है, और वो भी कैसा? टेंजिबल एसेट होना चाहिए। कौन सा एसेट होना चाहिए? टेंजिबल। सर फॉर एग्जांपल ये आपका कीबोर्ड है, तो दिस इज योर फिक्स्ड एसेट्स। क्या आप इसको टच कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। तो जो फिक्स्ड एसेट्स होती है, जो मुझे 12 महीने से ऊपर बेनिफिट देती है, प्लस उसको मैं टच करके फील कर सकता हूं, उसको मैं बोलता हूं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। कैसे एसेट्स? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। वहीं पर सर क्या इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स भी होती है? मतलब बिल्कुल, लाइक गुडविल, सॉफ्टवेयर, ये एसेट्स भी हमारे इस तरीके की होते हैं जो हमें 12 महीने से ऊपर फायदा देते हैं। तो ये भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, पर कैसे हैं? इनटेंजिबल, क्योंकि मैं इनको टच और फील नहीं कर सकता। इनकी प्रेजेंस फील कर सकता हूं, पर टच करके इसको फील नहीं कर सकता। जैसे गुडविल है। गुडविल क्या होता है? नेम, फेम, रेपुटेशन। क्या आप अपने नेम को, क्या अपने फेम को, रेपुटेशन को टच कर सकते हो? नहीं सर। सॉफ्टवेयर बन गया व्हाट्सएप, मोबाइल फोन है, दिस इज योर फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, इसको आप टच कर सकते हो। ठीक है, पर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं सर? सॉफ्टवेयर इसके अंदर होते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारे क्या है? सॉफ्टवेयर है, विंडोज, एंड्रॉइड। ठीक है, तो इसको आप टच नहीं कर सकते। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, और जो हार्डवेयर होते हैं जितने भी, जिसको मैं फिजिकली टच कर सकता हूं, वो होते हैं मेरे टेंजिबल एसेट्स। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी? टेंजिबल एसेट्स की, वो भी कौन से? फिक्स टेंजिबल एसेट्स। तो सर डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन बन जाती है, इट इज अ, जल्दी बोलेंगे, कांस्टेंट रिडक्शन। जल्दी बोलो, इट इज अ कांस्टेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ, जल्दी बताइए किसकी वैल्यू में? वेरी गुड, इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। कौन से एसेट्स? फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। किस वजह से? ड्यू टू इट्स नॉर्मल वियर एंड टीयर। सर इसका मतलब क्या हो गया? यूसेज। वियर एंड टीयर का मतलब होता है यूसेज। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, करते हैं, यूज कर रहे हैं, फट जाते हैं, तो क्या नॉर्मली तो फटते हैं। ठीक है, कभी हम देखे होंगे आपने, ठीक है, घर पे जाके आप टी शर्ट उतारते बनियान में छेद मिलते हैं, है ना, तो क्या हुआ? टीयर हो गया। तो वियर एंड टीयर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम किसी एसेट्स को, ऐसे ही जब हम किसी एसेट्स को नॉर्मली यूज करते हैं, तो उसकी वैल्यू में क्या आ जाती है बेटा? गिरावट आ जाती है, और उस गिरावट वाली वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन बोलते हैं। सर फॉर एग्जांपल मैंने ये पूरा सेटअप खरीदा, ठीक है, मान लेते हैं 4 लैक्स का सेटअप है। कितने लैक्स का सेटअप है? 4 लैक्स का। अब मान लो मैं कल ही लेकर आया, टाइम तो हो गया, बाकी मैं कह रहा हूं कल ही लेकर आया। अगर आज मैं किसी को ये सेटअप एज इट इज बेच दूं, यूज करने के बाद थोड़ा सा यूज कर लिया, बेच रहा हूं, क्या वो मुझे 4 लैक्स इसके पूरे दे देगा? वो क्या कहेगा कि भाई साहब तो सेकंड हैंड हो गया, आपने यूज कर लिया, अब इसके मैं पूरे 4 लाख रुपए आपको, और मुझे अगर 4 लाख ही देने होंगे तो मैं पूरा नया सेटअप नहीं खरीद के ले आऊंगा, आपको 4 लाख क्यों दूंगा? अपने मन पसंद से अपने फीचर्स का पसंद करके लाऊंगा। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने अभी एक नया एसी लगाया, उसको 6 महीने यूज कर लिया, तो क्या 6 महीने बाद मुझे सेम वैल्यू मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्यों सर? उसको आपने यूज कर लिया। अभी मान लो आज कोई बच्चा आईफोन 16 मैक्स प्रो खरीद के लाता है, सेल में ले लिया उसने, 120 का मिल गया, तो क्या वो उसको 120 का बेच सकता है? ले लेगा कोई? नहीं लेगा सर। क्यों? हमने क्या कर लिया? उसको यूज कर लिया, वो सेकंड हैंड हो गया। ठीक है, जिस वजह से उसकी क्या हो गई? वैल्यू सर कम हो गई। ठीक है जी, तो जो जितनी वैल्यू रिड्यूस हुई उसी को क्या बोलते हैं हम? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे सर? इट इज अ कांस्टेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। किस वजह से? ड्यू टू इट्स नॉर्मल वियर एंड टीयर।
बोलो बात क्लियर होगी, डेप्रिसिएशन सभी को क्लियर हो गया। अब सर नॉर्मल यूसेज के अलावा और क्या क्या कारण हो सकते हैं वैल्यू में गिरावट आने के, है ना, वैल्यू में गिरावट आने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दूसरा टॉपिक बन जाता है हमारा कॉजेज ऑफ डेप्रीसिएशन। क्या बन जाता है बेटा, कॉजेज ऑफ डेप्रीसिएशन। किस वजह से डेप्रीसिएशन लगाना पड़ता है, किस वजह से वैल्यू में गिरावट आती है। तो बेटा इसमें सबसे पहला था आपका वही नॉर्मल यूसेज। क्या बोला मैंने, नॉर्मली यूज कर रहे हैं तो वैल्यू गिरती है, ठीक है सर। दूसरा इफ्लक्स ऑफ टाइम। सर ये इफ्लक्स ऑफ टाइम क्या होता है, इफ्लक्स का मतलब होता है पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। इफ्लक्स का मतलब होता है पैसेज, टाइम बीतने के साथ साथ एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल आज मैं ये मोबाइल लेकर आया एक नया, एग्जांपल ले लो, अभी डब्बा पैक है, डब्बा खोला भी नहीं, ठीक है। इसको मैंने अपने पास मान लो 50,000 का आया और इसको डब्बा खोला भी नहीं, इसको मैंने क्या कर लिया अपने पास 1 साल तक रखा डब्बा पैक, डब्बा खोला भी नहीं है। तो क्या 1 साल बाद मैं इसको 50,000 का वापसी बेच पाऊंगा? सर आपने तो यूज भी नहीं किया, तब भी नहीं बेच पाऊंगा। क्यों? 1 साल निकल गया, टाइम बीत गया, ठीक है। तो टाइम बीतने की वजह से भी वैल्यू की एसेट में गिरावट आ जाती है। बोलो बात क्लियर हो रही है। सर तीसरा एक्सीडेंट्स। सर अब एक्सीडेंट्स क्या होते हैं, मान लीजिए आप मोबाइल खरीद के ला रहे थे या यूज कर रहे थे, यूज करते करते क्या हो गया, मोबाइल गिर गया, क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, है ना, रब्बा रब्बा। चलिए तो एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट होने के बाद क्या वैल्यू कम हो जाती है, नहीं हो जाती? जब आप मोबाइल लेने जाए गए होंगे कभी या कैशीफाई पे अपना पुराना मोबाइल बेचने गए होंगे तो प्रॉपर देखता है डेंटिंग, कहीं से क्या पता रिपेयर तो नहीं करा रखा, कहीं कोई डेंट तो नहीं है इसमें। और अगर डेंट होता है, जितने डेंट होते हैं उतनी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइट। तो एक्सीडेंट के वजह से भी एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आती है। तो 3 चीज मैंने बताई, अभी फटाफट बताओ, नॉर्मल यूसेज, इफ्लक्स ऑफ टाइम, एक्सीडेंट्स, और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्सोलेंस। सर ये ऑब्सोलेंस क्या होता है बेटा, ऑब्सोलेंस होता है आउटडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या होता है, आउटडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। सर फॉर एग्जांपल अभी आईफोन 17 आने वाला है, आ गया, चलो मैं अपडेटेड नहीं हूं, आप लोग ज्यादा अपडेटेड हो। चलिए आईफोन 17 आ गया, तो मुझे बताओ क्या आईफोन 16 जो अभी तक बिल्कुल अभी भी यूज ही कर रहे थे जने, ठीक है, क्या उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ गिरावट आई होगी, नहीं आई होगी? क्यों आ गई सर? नया मॉडल आ गया, मोर फीचर्स आ गए, ठीक है, मोर उसकी क्वालिटी बढ़ा दी उन्होंने, उसमें फीचर्स एड ऑन कर दिए। तो ऑब्सोलेंस का मतलब होता है आउटडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है, आउटडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मान लो इस दौर में कोई नोकिया का वो कीपैड वाला फोन बनाए, कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। तो कोई बना भी रहा है तो क्यों, वो क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी है, राइट। तो जब टेक्नोलॉजी के वजह से किसी एसेट की वैल्यू में क्या आती है, गिरावट आती है, तो उसको भी क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? तो बेटा डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन डन, डेप्रिसिएशन के कॉजेज डन। अब रिलेटेड वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। डेप्रिसिएशन जैसे और कितने वर्ड्स हैं, तो आइए रिलेटेड वर्ड्स की बात करते हैं। सर दूसरा वर्ड जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो होता है बेटा डिप्लीशन। कौन सा? सर ये डिप्लीशन क्या होता है बेटा, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आती है तो उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। जब नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू में गिरावट आती है तो उसको बोलते हैं डिप्लीशन। आपने 9th 10th में साइंस में पढ़ा होगा या 8th में पढ़ा होगा कहीं कभी ना कभी, ठीक है। जब नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू में गिरावट आती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्लीशन। कोल्स, क्वेरीज, माइंस, है ना, जैसे कोयले की खान है, उसमें 300 टन कोयला है, आपने 50 टन निकाल लिया तो उसकी वैल्यू कितनी बची, 250 टन। तो हम क्या बोलेंगे, जो 50 टन एक्सट्रैक्ट कर लिया वो क्या हो गया, डिप्लीट हो गया, डिप्लीशन लग गया उस पर। बोलो बात क्लियर। तो उसमें भी वैल्यू गिर रही है, पर किसकी, नेचुरल रिसोर्सेज की, ठीक है। तो आप बोल सकते हो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नोन एज डिप्लीशन। चलिए सर ये बात तो क्लियर है अपने को, कोई दिक्कत यहां पर नहीं सर। दूसरा, दूसरा होता है अमोर्टाइजेशन। कौन सा बेटा?
अमोर्टाइजेशन, ये मैंने अभी बताया। जब फिक्स टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आती है तो डेप्रिसिएशन, नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू में गिरावट आती है तो डिप्लीशन, वहीं पर जब फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आती है तो अमोर्टाइजेशन। यानी मान लीजिए किसी की गुडविल कम हो गई मार्केट में, है ना, तो उसको गुडविल के कम पैसे मिल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, अमोर्टाइज्ड। गुडविल क्या हो गई, अमोर्टाइज हो गई, उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। बोलो बात क्लियर है। सॉफ्टवेयर उसने डेवलप किया था, तो सॉफ्टवेयर क्या है, उसकी इंटेंजिबल एसेट है। अब उस जो जितने रुपए का उसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, मार्केट में बहुत सारे कंपटीशन आ गए, बहुत कुछ हो गया, अब उसको उतनी वैल्यू नहीं मिल रही जितना पहले सॉफ्टवेयर की मिल रही थी। ठीक है, तो क्या हो गया, अमोर्टाइजेशन। वो अपने सॉफ्टवेयर की वैल्यू को क्या कर देगा, कम कर देगा अपनी बुक्स में। उसने एसेट दिखा रखा था, भाई 2 करोड़ लगे मुझे ऐप बनाने में, एग्जांपल ले लो, तो उसने अपनी वो इंटेंजिबल एसेट सॉफ्टवेयर कितने का दिखा रखा है, 2 लाख। अब ऐसे कॉम्पिटिटर बहुत सारे आ गए, हर किसी ने भी सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, सेम तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हैं, और कई जने वहां शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब मैं उसको 2 करोड़ का नहीं यूज कर पा रहा, अब मैं किसी और को बेच भी रहा हूं तो 2 करोड़ का नहीं बिक रहा, वो 1.5 करोड़ का बिक रहा है। आपके जैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, हम वो यूज कर लेंगे, हम आपके इसके 2 करोड़ रुपए नहीं देंगे अगर बेचेंगे तो क्या होगा, उसकी वैल्यू कम हो गई, नहीं होगी, हो गई। तो जब सॉफ्टवेयर की, गुडविल की, पेटेंट्स की, कॉपीराइट्स की, इनकी वैल्यू जब कम होती है तो उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। तो इसमें लिख दो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ, रिडक्शन, वेरी गुड, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट्स। और सर चौथा होता है ऑब्सोलेंस, वो तो मैंने बताई दिया आपको, आउटडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, नहीं लिख लो, आउटडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए, अब बेटा हम बात करेंगे एडवांटेज की। डेप्रिसिएशन क्यों रिकॉर्ड करना है, उससे क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आइए सर एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज आप लिखोगे, लिख लो हाथों हाथ लिखना चाहो तो, एडवांटेजेस या फिर मेरिट्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। तो बेटा पहला एडवांटेज है, हाँ जी, पहला एडवांटेज है अवॉइड्स, अवॉइड्स ओवर पेमेंट ऑफ टैक्स, अवॉइड ओवर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। सर ये ओवर पेमेंट ऑफ टैक्सेस को कैसे करता है, सर हमें इतना पता है कि डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होता है, इनकम होती है, खर्चा होता है, खर्चा होता है। कैसा होता है, कैश एक्सपेंस होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है। सर नॉन कैश कैसे, कि जब डेप्रिसिएशन लगता है तो मैं अपनी वैल्यूज में उस एसेट की वैल्यू कम कर देता हूं पर किसी को पैसा नहीं देता, है ना, तो ये एक कैसा एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, किसी को पैसा इसके बदले नहीं देना होता, राइट। तो सर ये टैक्सेस को कैसे बचाता है, क्योंकि ये मेरा खर्चा है, तो इस खर्चे को मैं डालता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज, इसको कैसे ट्रीट करते हैं, चार्ज। और हमने बताया चार्ज क्या करता है, मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। पिछली क्लास में पढ़ा हमने चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। चार्ज क्या होते हैं, कंपलसरी खर्चे, तो डेप्रिसिएशन भी एक चार्ज है। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो हमारे प्रॉफिट को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और जितना कम प्रॉफिट उतना टैक्स कम। और सर क्या ये डेप्रिसिएशन लगाना सही है क्या, कि बेटा बिल्कुल सही है, बिकॉज सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, आपकी ये फैक्ट्री, यहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो शर्ट्स की, तो मुझे बताओ रॉ मटेरियल क्या लगा होगा, कपड़ा, क्लोथ, ठीक, धागा, ठीक है, मशीन, लेबर, वेरी गुड। तो लेबर की हम पूरा रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि उसने उस शर्ट को मैन्युफैक्चर किया है, वो लेबर कॉस्ट पूरी आ जाएगी, ठीक है। प्लस जो मटेरियल लगा, डायरेक्ट मटेरियल, शर्ट के लिए कपड़ा लगा, बटन्स लगे, धागा लगा, वो सब भी ऐड कर सकते हो। पर सर उस जिस मशीन पे उसको सिला होगा, एक शर्ट में कपड़ा कितना लगा होगा, 500 रुपए का कपड़ा मान लो, 200 रुपए का कपड़ा मान लो, ठीक है, 10-20 रुपए के बटन मान लो, 10 रुपए का धागा मान लो। तो अगर टोटल शर्ट आपकी 400 रुपए की बन रही है, कितने रुपए की बन रही है, सारे खर्चे मिला करके, तो मुझे बताओ क्या उस शर्ट में मुझे मशीनरी की कॉस्ट जोड़नी चाहिए, नहीं जोड़नी चाहिए, क्योंकि मशीनरी भी तो यूज हुई है उसको बनाने में, हुई है सर, बिल्कुल जोड़नी चाहिए। पर मशीनरी तो आई थी 1 लाख रुपए की, तो 400 रुपए की शर्ट में 1 लाख रुपया कैसे जोड़ दें, बात समझ में आ रही है। इसलिए सर हम क्या करते हैं, उस मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, क्योंकि शर्ट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट एड ऑन नहीं कर पाए,
ठीक है ना। इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हैं कि उन गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जितनी भी मशीनरी यूज हुई कुछ तो घिसी होगी। अगर मान लो 1 लाख की मशीनरी थी और मैंने कहा ये 10 साल चलेगी, कितने साल चलेगी, 10 साल चलेगी, तो 1 साल में उस मशीन ने कितना बेनिफिट दिया, 10,000 का। 10,000 इंटू 10 साल, 1 लाख की होगी पूरी मशीनरी। तो उसने मुझे 10,000 का 1 साल में बेनिफिट दिया। तो क्या अगले साल उसकी वैल्यू घटेगी नहीं घटेगी, कितनी हो जाएगी अगले साल वैल्यू, 90,000। तो 10,000 क्या हुआ, 10,000 मैंने यूज कर लिया। तो जितना यूज किया उसको मैं कहां रिकॉर्ड करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जितना मेरा मशीनरी खर्च हो गई उसी को बोलते हैं डेप्रीसिएशन, क्योंकि वो मशीनरी मेरे को 10 साल तक बेनिफिट देती। अभी मुझे 1 ही साल हुआ है, तो इस साल से मुझे कितने का बेनिफिट दिया होगा, 10,000 का। 1 लाख की मशीनरी अगर 10 साल तक बेनिफिट दे रही है तो वही मशीनरी 1 साल में कितने का बेनिफिट दे रही होगी, 10,000 का। और वो 1 साल बीत गया तो क्या मैंने 10,000 का बेनिफिट ले लिया नहीं ले लिया, क्या वो 10,000 खर्चा कर दिया नहीं कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करना। जब हमने 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी वो तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, वो तो मैंने क्या एक बारी में यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, नहीं कंज्यूम नहीं किया, जब तो एसेट में शो करते हैं बैलेंस शीट में। पर उसमें से मैंने 10,000 रुपए क्या कर लिए, यूज कर लिए, तो उसको मैंने डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो बाकी बच गया 90,000 वो मेरी बच गई बैलेंस शीट में, बैलेंस अमाउंट ऑफ मशीनरी। अभी समझेंगे ध्यान से, ये चीज समझ में आई। तो ये क्या करता है सर, टैक्स को बचाने में मेरी हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा बेनिफिट क्या है, इससे मुझे करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाता है। मुझे बेटा क्या पता चलता है, मुझे करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि जब प्रॉपर खर्चे माइनस हो रहे हैं तो करेक्ट प्रॉफिट निकल के आएगा, राइट। तो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है। तीसरा, मुझे करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। अच्छा मुझे बताओ, फाइनेंशियल पोजीशन कौन शो करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट। वेरी गुड, बैलेंस शीट। सर फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है, बैलेंस शीट। जिसके पास जितना रोकड़ा, जिसके पास जितनी एसेट, उसकी पोजीशन उतनी ज्यादा अच्छी, यही पढ़ा था हमने सर। अब मुझे बताओ, अगर आपने 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी तो मेरी बैलेंस शीट में मेरी एसेट कितनी शो कर रहा होगा, 1 लाख। मैंने इसको 1 साल यूज भी कर लिया, 1 साल, तब भी मैंने 1 लाख ही दिखा रखा है। और 1 साल बाद मैं मार्केट में बेचना जाऊंगा इस मशीनरी को, तो क्या 1 लाख की बिक जाएगी, तो क्या एक्चुअल में इसकी वैल्यू 1 लाख होनी चाहिए, पर मैंने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कितना कर रखा है, तो ये सही वैल्यू बता रहा है गलत वैल्यू बता रहा है, गलत वैल्यू बता रहा है। ठीक है, तो 1 साल बाद क्या इसको 1 लाख शो करने चाहिए, नहीं। तो मुझे गलत फाइनेंशियल पोजीशन पता चल रही है, मुझे क्या पता चल रही है, गलत फाइनेंशियल पोजीशन। करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगी, कि जब मैं इसमें से 10,000 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, कि इस साल कितना यूज होगी मशीनरी, 10,000 की मशीनरी यूज हो गई, अब कितनी बच रही है, तो अब बुक्स में कितनी वैल्यू लिखी जाएगी, तो इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं, पहले कितनी लिखी थी, 1 लाख, अब कितनी लिखी है, 90,000। तो क्या अब मेरी फाइनेंशियल पोजीशन करेक्ट शो कर रहा है नहीं कर रहा, किस वजह से शो कर रहा है, क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन क्या किया है, लगा दिया। तो डेप्रिसिएशन लगाने से मुझे करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। वरना मैं तो सोच के बैठा था 1 लाख रुपए की एसेट है मेरे पास, पर मार्केट में जा रहा तो 1 लाख खट्टे थोड़ी हो जाएंगे। तो गंदी गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है मेरी बैलेंस शीट, तो उसको सही दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है। बोलो ये बात क्लियर है जी। चलिए, फोर्थ, प्रोवाइड फंड्स, प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। सर अब ये क्या चीज होती है, प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, इसका मतलब क्या है। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं जो डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं क्या वो पैसा कहीं दे रहा हूं मैं, नहीं सर वो पैसा तो मैं कहीं नहीं दे रहा। अब एग्जांपल लेना, मैंने एक मशीनरी कितने रुपए की ली थी बेटे, मैंने कहा कितने साल बेनिफिट देगी, 10 साल बेनिफिट देगी। तो ये बस फर्स्ट ईयर में कितने साल का डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं मैं, 1 लाख डिवाइड बाय 10, 10 साल बेनिफिट देगी 1 लाख की मशीनरी, तो 1 साल कितना देगी, 10,000 रुपए का बेनिफिट देगी। तो पहले साल 10,000 रुपए मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दिया, खर्चा कर दिया, पर क्या एक्चुअली में मैंने 10,000 रुपए किसी को दिए, नहीं दिए, सिर्फ वैल्यू कमी तो रिकॉर्ड करी और अपना खर्चा रिकॉर्ड कर लिया। तो क्या ये जब 10,000 रुपए मैंने रिकॉर्ड करे, क्या अलग से मेरे पास ही पड़े नहीं पड़े, पड़े। अब सेकेंड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, फिर अगेन 10,000 लगाऊंगा। क्या अब मैंने किसी को पैसे दिए 10,000, सर नहीं दिए। तीसरे साल
ऐसी 10 सालों तो कितना लगा दूंगा, 10,000। यानी मैंने एक अलग गुल्लक बना ली, किसके नाम की, डेप्रिसिएशन के नाम की, और उसमें हर साल कितने रुपए डाल रहा हूं, 10,000 10,000 10,000। क्या वो गुल्लक का पैसा किसी को दे रहा हूं, नहीं। अब 10 साल बाद उस गुल्लक के अंदर कितने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, मशीनरी कितने की खरीदी, अब मार्केट में जाऊंगा, मशीनरी जब खराब हो जाएगी तो क्या मेरे पास 1 लाख रुपए उसी मशीनरी को दोबारा से खरीदने के लिए बचेगा, नहीं बचेगा। तो क्या इस डेप्रिसिएशन की वजह से मुझे फंड्स का अरेंजमेंट हो गया अगर मशीन रिप्लेस करनी पड़ी तो। हाँ जी, हाँ, 11वें साल भी चल गई तो उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट। फॉर एग्जांपल ये टेबल पड़ी, मैंने बताया 2002 की टेबल है, 2002 में परचेस करी थी। सोचो आज कितने साल हो गए, लगभग 20-22 साल हो गए, 23 साल हो गए, ठीक है 23 साल हो गए। अब मुझे ये बताओ, क्या इस टेबल का मैंने सोचा होगा कि 30 साल तक चलेगी, मैं ज्यादा सोचा 5 साल 10 साल। और इसके ऊपर मान लो अगर ये मैंने उस टाइम पे 10,000 की खरीदी होगी और मैंने माना था 10,000 10 साल चलेगी, तो हर साल 1-1 हजार रुपए घटा रहा हूँ, उस हिसाब से ये मेरी बुक से हट जानी चाहिए थी कब तक, 2012 में। पर आज भी चल रही है। तो ये कैसी एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट है, ठीक है। इस पर डेप्रिसिएशन लग गया। मुझे बताओ कितना डेप्रिसिएशन मैक्सिमम लग सकता है, जितने की एसेट की कॉस्ट है उससे ज्यादा डेप्रिसिएशन आप नहीं लगा सकते। 10,000 की टेबल थी, 1-1 हजार तक कब तक लगाऊंगा, 10 साल तक ही तो लगाऊंगा, बिल्कुल। हाँ जी, बुक्स ऑफ अकाउंट से हट जाएगी, बैलेंस शीट से हट जाएगी। अब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाता हूँ, बैलेंस शीट में ये टेबल रिकॉर्ड करता हूँ, ये टीवी रिकॉर्ड करता हूँ, ये करता हूँ, एसी रिकॉर्ड करता हूँ, पंखे रिकॉर्ड करता हूँ, चेयर्स रिकॉर्ड करता हूँ, पर ये टेबल रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि इसका बेनिफिट मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ पहले, इसका बचा चुका हूँ ऑलरेडी पहले, इसको पहले खर्चा मान चुका हूँ। तो डबल डबल नहीं कर सकते चीजों को। बोलो बात क्लियर हो रही है। तो ये मेरी कैसी एसेट होगी, अनरिकॉर्डेड। ये अभी बुक्स में है, रिकॉर्डेड है, तो ये रिकॉर्डेड एसेट, ये हो गई अनरिकॉर्डेड एसेट। बोलो बात क्लियर। चलिए करेक्ट अमाउंट कैसे निकालें कि कितना डेप्रिसिएशन, बेटा करेक्ट अमाउंट एक्चुअली क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले 6 था। क्या था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 होता था जिसमें डेप्रिसिएशन के बारे में A to Z लिखा होता था। अब इन्होंने क्या किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 को तो एबॉलिश कर दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के साथ डेप्रिसिएशन को मर्ज कर दिया। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किसका है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। उसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी जितनी भी एसेट्स है उसके बारे में लिखा हुआ है, और साथ ही में उसकी डेप्रिसिएशन की परसेंटेज भी लिखी हुई है कि अगर इस तरीके की एसेट है तो उस पर इतना % डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, या आप अपनी मर्जी से मार्केट के हिसाब से इतना डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। अलग अलग एसेट की तरह, अलग अलग नेचर की एसेट पर अलग अलग तरह का क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। यस, लिमिटेड है, वो हमें बता रखा है ऑलरेडी, ठीक है। और कुछ फर्म्स को, कुछ कंपनीज को वो फॉलो करना पड़ता है बिल्कुल एज इट इज, ठीक है जी। बोलो ये बात क्लियर हो गई, यहां तक एडवांटेजेस समझ में आई सर। अब सर आगे चलते हैं, देखो जी एक दो नोट पॉइंट लिखने वाली बात। आइए सर, नोट पॉइंट सबसे पहला, इट इज एन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन क्या है बेटा, एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, राइट। सर कैसा एक्सपेंस है, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। एक्सपेंस तो है पर कैसा, नॉन कैश, ना तो पैसा आएगा इससे और ना ही पैसा जाएगा, राइट। तीसरा, इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सर। एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, और कैसा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट। अब सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने पहले ही पढ़ रखे हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में डायरेक्टली एड ऑन हो जाते हैं, ठीक है। और जो डायरेक्टली एड ऑन नहीं हो पाते वो कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट। सर फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी स्टेशनरी की शॉप है, आपकी क्या है, स्टेशनरी की शॉप है। अब स्टेशनरी की शॉप पे आप रेंट दे रहे होंगे, राइट। एक वर्कर रखा होगा, उसको सैलरी दे रहे होंगे। आप पेंसिल भी बेच रहे हो, रबड़ भी बेच रहे हो, शॉर्पनर भी बेच रहे हो। तो मुझे बता सकते हो उस शॉर्पनर को बेचने के लिए उसको कितनी सैलरी दी, नहीं बता सकते। अब आपने जो रेंट दे रहे हो उसमें आपने शॉर्पनर भी रखा हुआ है, पेंसिल पेन सब रखा हुआ है, तो उस पेन को रखने का कितना रेंट दिया आपने, बता सकते हो, नहीं। तो जिसको हम प्रोडक्ट में डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते वही सारे क्या माने जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाते हैं, ठीक है। हाँ
रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब मान लीजिए उसी पेन को जो हम बेच रहे हैं, उसी पेन के ऊपर हम कवर चढ़ा के बेच रहे हैं या पैकिंग करके बेच रहे हैं, तो क्या वो पैकिंग सब पे हो रही है, सिर्फ उसी पेन पे हो रही है? उस पेन पे ही हो रही है ना। अरे सब पे हो रही है तो हर किसी पे अलग अलग पैकिंग होगी ना। रेंट के हर किसी पे अलग अलग दिया जाएगा? रेंट तो सबका मिलाकर एक बार दिया जाएगा, अलग अलग तो नहीं दिया जाएगा। तो जो अलग अलग नहीं हो सकता वो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो अलग अलग नहीं हो सकता वो होता है। अब पर जब पैकिंग करेंगे तो एक एक प्रोडक्ट अलग अलग पैक कर सकते हैं ना बेचने के लिए। तो जो पैकिंग पेपर उस पर लगा वो कैसा हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस। या मान लीजिए ये फोन है, इस फोन के लिए इस फोन पे क्या चढ़ाया? कवर। तो ये कवर चढ़ाना क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस इस फोन के लिए। बोलो बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से काम चलता है। बात क्लियर हो रही है? चलिए सर, चौथा ये रिकॉर्ड कहां होता है लिखेंगे, इट इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो जितनी बात क्लियर हो रही है? यहां तक कोई दिक्कत? सर एक्सपेंस होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। ठीक। अच्छा, एक ऐसा एसेट बताओ जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। लैंड। वेरी गुड। ठीक है, ये लिख लो, लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। लाइफ स्टॉक। हम गोल्ड की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं यहां पर एक लैंड एक ऐसी चीज है जिसके जो घिसती नहीं है कभी, जो कि घिसती नहीं है, तो इस पर क्या लगता है सर? डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा कभी भी। ठीक है। और एक लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक क्या होता है सर? मुर्गियों का फार्म हाउस हो गया, ठीक है, और घोड़ों का तबला हो गया। तो जो घोड़े हो गए, मुर्गियां हो गई, बक, सीधा गए। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं यूज कर सकते ना उनके लिए। बोलो बात समझ में आ रही है? तो लाइफ स्टॉक पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता सर। अरे भाई एक बताओ, बिल्डिंग की वैल्यू दिन पे दिन गिरती है नहीं गिरती? गिरती है। 10 साल बाद एक ऑफिसर आता है, आपकी दीवार में छेद करके रिपेयर करके देखता है और जांचता है कि इसकी लाइफ कितने साल बची है। बिल्डिंग की लाइफ होती है, ठीक है। तो जिसकी लाइफ नहीं होती, जिसकी लाइफ ही अनलिमिटेड है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लग सकता। जमीन को जितना मर्जी खोद दो, जमीन तो निकलेगी। भाई जमीन की वैल्यू तो बढ़ भी सकती है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा के दिखाओ। भाई वो मार्केट सिचुएशन हो गया, मार्केट सिचुएशन की बात ही नहीं कर रहे। उस घटी वैल्यू को रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, उसको करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। उससे होता है सीधा प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अगर लैंड की वैल्यू घट गई तो उसको बोल देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड। अगर हमने मंदे में बेचा, हमने बेचा ही नहीं, लेकिन उस जगह की वैल्यू घट गई, उस जगह की वैल्यू घट गई, तो बेटा आपको लॉस हो गया सीधा। उसको आप डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं बोल सकते। है तो सही एक तरह का डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन तो नॉर्मल यूसेज की वजह से घटती है। कि नॉर्मल यूसेज की वजह से लैंड घटता है कभी? सिंपल सी बात है। तो नेचुरल डिजास्टर को मैंने क्या बोला, नॉर्मल है एबनॉर्मल है? वैल्यू गिर गई पर उसको डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं बोलेंगे, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा इस पे। क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं सर मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। यहां से बेटा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो गया। मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, बेटा उन सब के लिए अलग वर्ड्स होते हैं। ठीक है बेटा, अब मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के कितने मेथड होते हैं पता है आपको? 10। ठीक है, डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के 10 मेथड होते हैं, मैंने पढ़ रखे हैं। पर हमारे सिलेबस में 11th 12th क्लास में सिर्फ 2 ही मेथड हैं। आइए लिखते हैं कौन कौन से। सर फर्स्ट मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा होता है सर? स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको शॉर्ट में हम SLM बोल देते हैं सर। क्या बोल देते हैं? SLM। दूसरा होता है बेटा, वेरी गुड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको हम शॉर्ट में WDV बोल देते हैं।
अब सर इसके और नाम भी होते हैं जिसमें पेपर में आ सकते हैं, तो हमें पता होने चाहिए। इस एसएलएम मेथड को हम फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड भी बोलते हैं। हाँ जी, कौन सा बोलते हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड। सर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोला जाता है। हाँ जी, इसको सर कॉस्ट मेथड भी बोला जाता है। ठीक है सर। और सर इसको डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी बोला जाता है सर। हाँ जी, और सर इसको बुक वैल्यू मेथड भी बोला जाता है। अब इन सबका रीजन बताएंगे, इनको इतने नामों से क्यों जाना जाता है। ठीक है, चलिए। चलिए, बात समझ में आई? तो सर स्ट्रेट लाइन मेथड को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड और कॉस्ट मेथड। जबकि रिटर्न डाउन वाले मेथड को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड और बुक वैल्यू मेथड। सर इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से सुनना। सर ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसके अंदर डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो कॉस्ट पे चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन कॉस्ट ऑफ एन एसेट। बेटा किस पे चार्ज होता है? कॉस्ट। एक एसेट की कॉस्ट वैल्यू पे जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उसको बोलते हैं कौन सा मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड। क्योंकि इस पे एसेट की कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, इसलिए हम इसको कॉस्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉस्ट मेथड बोलते हैं। और सर इस केस के अंदर डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट। हाँ जी, इसके अंदर कौन से किस पे चार्ज होता है डेप्रिसिएशन? बुक वैल्यू पे। और जिस वजह से इसको बुक वैल्यू मेथड भी बोला जाता है। बोलो, बात क्लियर हो रही है? कॉस्ट मेथड और बुक वैल्यू मेथड क्यों बोलते हैं, क्लियर हुआ? फिर बताओ, एसएलएम के अंदर डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है? कॉस्ट पर। ठीक है, और डब्ल्यूडीवी में किस पे चार्ज होता है? बुक वैल्यू पे। तो सर अगर हमें पहले कॉस्ट और बुक वैल्यू पता होगी तभी तो आगे कर पाएंगे, है ना? तो हमें पता होना चाहिए कॉस्ट क्या होती है। देखो सर, लिख लो टर्म्स। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है बेटा परचेज वैल्यू ऑफ एन एसेट। ऑफ एन, एक एसेट की जो परचेज्ड वैल्यू होती है, जितने पे उस एसेट को हमने खरीदा है, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट। बोलो, बात क्लियर है? दूसरा, बुक वैल्यू। इट इज द वैल्यू written in books after charging depreciation. After charging accumulated depreciation. सर अब इसका मतलब क्या हो गया? मैंने कहा जितने भी डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करने हैं, सभी सालों के डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू बचती है, जो वैल्यू बुक्स के अंदर लिखी जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू बोलते हैं। तीसरा, सर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इट इज द sum of
डेप्रीसिएशन चार्ज्ड टिल डेट, आज तक जितना भी एक पर्टिकुलर एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बात क्लियर हो रही है? सर एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए मैंने एक मशीनरी बेटा परचेज करी है फॉर ₹10,000 और बेटा इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 5 इयर्स। कितनी है बेटे? इसका मतलब एक जो मशीनरी मैंने खरीदी वो 10,000 की खरीदी और मुझे एस्टिमेटेड लाइफ लगता है कि कितने साल तक चल जाएगी, है 5 साल तक चल जाएगी। तो एक साल में कितने का बेनिफिट दे रही है? 2,000 का। सिंपल सी बात है। तो सर डेप्रिसिएशन कैसे निकाला हमने? सर 10,000 की तो क्या है, मशीनरी है और कितने साल तक बेनिफिट देगी? 5 इयर्स तक। तो एक साल में कितने रुपए का बेनिफिट मिल रहा है? तो ये 2,000 ही मेरा क्या हो गया? डेप्रिसिएशन हो गया। तो मुझे बताओ यहां पर कॉस्ट कितनी है? 10,000। डेप्रिसिएशन कितना है? 2,000, राइट? तो बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? बोलो जल्दी। 8,000। कैसे आई सर? देखो 10,000 रुपए की मशीनरी खरीदी थी, 2,000 रुपए की मैंने मशीनरी यूज कर ली, तो मशीनरी बच कितने की रही है? 8,000 रुपए की। इसी को बोलते हैं बुक वैल्यू, जिस पर बुक्स में रिकॉर्ड होगी ये एसेट साल के एंड में लगेगा। साल के एंड में। ठीक है। अब इसको और अगर आपको करना है तो मैं इसमें डेट ले लेता हूं। मैं डेट ले लेता हूं बेटा इसमें। मान लीजिए मशीनरी खरीदी आपने 1 अप्रैल 2021 में। कब खरीदी बेटा? 1 अप्रैल 2021। तो बेटा कृष्णा फर्स्ट ईयर कौन सा हुआ होगा जब मैंने यूज किया होगा इसको? 2021 से 22। 2021 से यहां पर कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट 10,000 थी। इस साल मैंने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया होगा? 2,000। ये साल खत्म। तो इस साल के एंड में बुक वैल्यू कितनी लिखी होगी मैंने? 8,000। यहां तक कोई दिक्कत सर? अब दूसरा ईयर आएगा कौन सा? 2022 से 23। तो सर कॉस्ट कितनी होगी 22 में? सर कॉस्ट तो वही रहेगी 10,000। कॉस्ट थोड़ी चेंज हो जाएगी। कॉस्ट तो परचेज प्राइस होता है। 10,000 की खरीदी थी, 10 साल बाद भी बोलोगे तो कितनी की खरीदी भाई? 10,000 की खरीदी थी। तो कॉस्ट तो सर सेम रहेगी। ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना लगाया होगा इस बार? 2,000 लगाया होगा। और बुक वैल्यू कितनी आई होगी? 6,000। 8,000 कम किया होगा ना। हाँ 8,000 में 2,000 कम किया होगा। अब सुनो सर कैसे। 10,000 की तो कॉस्ट थी, उसमें पहले मैंने कितने रुपए यूज कर लिए? 2,000। तो मशीनरी बच कितने की गई? अब 8 में फिर कितने यूज कर लिए? 2। तो कितनी बच गई? 6,000। पर सर ये तो गलत आ रहा है। इसलिए ही मैं यहां पर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करता। मैं क्या माइनस करता हूं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक साल का होता है। कितना था? 2,000। और एक्यूमुलेटेड अब तक का डेप्रिसिएशन 2,000 पिछले साल का हो गया, 2,000 इस साल का हो गया। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? तो यहां पर माइनस होगा 4,000। क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन माइनस की जगह बुक वैल्यू में माइनस नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल। बुक वैल्यू में डेप्रिसिएशन माइनस करो या कॉस्ट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करो। बोलो बात क्लियर है? तो मैं आप लोगों से इसी एग्जाम में पूछना चाहूंगा कि अगर 2,000 रुपए एक साल में लग रहे हैं तो ये कितने साल तक लगेंगे? 5 साल तक 10,000 पूरे हो जाएंगे। तो मैं जानना चाहता हूं 4th ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा? कितना होगा? 2,000। 4th ईयर तक का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 8,000। डिफरेंस क्लियर आ रहा है? 5th ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 5th ईयर तक का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 10,000। नहीं आई बात समझ में? कितना को नहीं आई समझ में? ये वाली बात जो मैंने अभी बोली नहीं आई? ध्यान से सुनो। ठीक है सुनो। पहले साल कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है?
दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, 1 2 3 4 5, 5 साल 2,000 लगा, कितना लग गया टोटल? मशीनरी कितने की थी? उससे ज्यादा लगा सकते हो। तो टोटल डेप्रिसिएशन 5 सालों में कितना लग सकता है? सिर्फ पहले साल कितना लगा, चौथे साल, तीसरे साल, ये तो डेप्रिसिएशन है, हर साल सेम लग रहा है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा। तो दूसरे साल तक कितना डेप्रिसिएशन लगा? 4,000। पहले साल 2,000, दूसरे साल 2,000, 2 साल का टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा? और ये टोटल डेप्रिसिएशन को ही बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, राइट। तीसरे साल में कितना लगा? 6। तीसरे साल में लगा 2,000। 3 साल तक का टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा? 6,000। तो जो टोटल होता है उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बोलो बात क्लियर। चौथे साल में कितना लगा? टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा? पांचवें साल में कितना लगा? टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा? 10,000। अब क्लियर हुई बात अच्छे से? तो मैं अगर आपसे पूछूं तीसरे साल तक का टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा? क्लियर हो गई बात? चलो आप बताओ यश, 4 साल के बाद तक का डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000। क्लियर है? चलिए अतुल्य आप बताओ बेटा, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 2,000। चलिए अब बताना फटाफट, 3 साल तक मैंने डेप्रिसिएशन लगा लिया, अब बुक वैल्यू कितनी बची है? 4,000 सर। 10,000 की थी कॉस्ट, 2,000 करके 6,000 टोटल डेप्रिसिएशन लग गया, तो बच कितनी गई? 4,000। चलिए 5 साल बाद बुक वैल्यू कितनी? 0। 1 साल बाद, चलिए बताइए फटाफट, तीसरे साल बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6,000। 4 साल बाद बुक वैल्यू 2,000। बोलो बात क्लियर हुई? तो ये पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर जो क्वेश्चन करेंगे ना उसमें मजा आएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए तो आज के लिए इतना करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।